आइन बनाया इन्होंने, जो सियासतदानों ने, वो भी सारों ने मिलकर बनाया, वो भी है। और आइन की बालादस्ती भी होनी चाहिए और जमहूरियत असल वाली यहाँ राइज भी होनी चाहिए, पार्लियामेंट की इज़्ज़त होनी चाहिए। ये सारी किताबी बातें मुझे भी याद हैं और मैं इसमें हम इस अहमद भाई के आने से पहले वो जो बहस कर चुके हैं वो इस पे वो छोड़ दीजिए। मेरा सिर्फ अच्छा ये सवाल है, मैं तो कहता हूँ कि फ़ौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, डिक्टेटर्स बुरे होते हैं, लेकिन डिक्टेटर्स की निशानियाँ बुरी क्यों नहीं हैं? डिक्टेटर्स की पैदावार बुरी क्यों नहीं है? डिक्टेटर से डीलें करने वाले बुरे क्यों नहीं हैं? डिक्टेटर के घर बाहर पहुँचने वाले रातों को वो क्यों नहीं बुरे? हर मर्तबा डिक्टेटर्स के सर पे सजूद हो जाने वाले वो क्यों बुरे नहीं हैं? जो हमें छोड़ जाते हैं हर मुश्किल वक्त में, कभी जद्दा, कभी लंदन, कभी दुबई में बावर्दी सदर से मुलाकातें, वो क्यों नहीं बुरे? वो अच्छे हैं, डिक्टेटर्स बुरे हैं। डिक्टेटर्स के कानून तोड़ के आए हैं, लेकिन कानून तोड़ के आने वालों को, आप जवाब देते रहिएगा, का साथ देने वाले क्यों बुरे नहीं है? भट्टी साहब आप जवाब देते रहिएगा। एक एडिशनल सवाल मुझे ऐड करने दें। वो कौन से 30 साल थे मुसलसल जिसमें जमहूरियत रही 30 साल, इस दौरान एक बच्चा पैदा हो, बड़ा हो और सियासत में आ जाए? वो कौन से ऐसे 30 साल थे पाकिस्तान में मुसलसल जमहूरियत रही जहां एक बच्चा पैदा हो और उसे बगैर किसी नर्सरी के सियासत में आने का मौका मिल जाए? ऐसा तो कोई दौर ही नहीं आया। जिसने आना था एक नर्सरी के थ्रू आना था। जब वो बड़ा होता तो एक मार्शल लॉ लगा होता, 10 साल बाद तो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होता हमारे यहाँ। वो कब आता सियासतदान जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं? भाईजान, यही आपने मेरे आर्गूमेंट पे आप आ गए और बहुत शुक्रिया। आप जवाब देते रहिए। इसलिए इत्तेफाक कर लें क्योंकि फॉर एग्जांपल जब स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने लगी थी नून लीग 2013 से 2018 के दरमियान, तो इमरान खान साहब स्टील मिल पहुंचे, असद उमर साहब भी पहुंचे और कहा हम प्राइवेटाइज नहीं करने देंगे, हम इसको ठीक करके दिखाएंगे। असद उमर साहब ने कहा कि अगर मैं ठीक ना कर सकूं तो मैं काबीना छोड़ दूंगा, मगर मैं एम्प्लॉयज़ को फारिग नहीं करूंगा। बाद में अपने एम्प्लॉयज़ ही फारिग किए ना हुकूमत में आके। पीआईए प्राइवेटाइज करने लगी नून लीग, वो करने लगे तो फिर सड़कों पर आ गई थी। हमने देखा कि तहरीक इंसाफ और प्रोटेस्ट कर रहे थे पीआईए के लोग, मगर तहरीक इंसाफ कह रही थी कि प्राइवेटाइज नहीं हो सकती है। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद पीआईए ने और लॉसेज ही किए हैं, और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं है। 2008 से 2013 तक कुछ पीपल्स पार्टी ने भी इकदाम करने की कोशिश की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, तो नून लीग की भी एक डिफरेंट लाइन होती थी और वो कहती थी हम इदारों को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, प्राइवेटाइज करने की मुख्तलिफ इदारों के हवाले से क्या जरूरत है, कुछ पर उनका इत्तेफाक जरूर था। तो ये जो इख्तलाफात हैं, आज बताएं पीआईए के लॉसेस पिछले 10 साल में बढ़ गए, कम हो गए हैं? स्टील मिल के लॉसेस आज बंद पड़ी है, खोल ली क्या? उनके जो एम्प्लॉयज हैं आज उनको नौकरी मिल गई क्या स्टील मिल के अंदर? नहीं हुआ। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं इस पर इत्तफाक कर ले। आपने दोस्त नहीं बनना है, आप दोस्त नहीं बनना चाहते ना बने। और साथ में अहम बात यह है कि जो मुदाखलतें हैं ना उन्हें कम होना पड़ेगा। देखें इमरान खान साहब का राइज वैसे भी बतौर सियासी लीडर हो ही रहा था, उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, इस बात से किसी को कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक पॉपुलर लीडर हैं, मगर उन्होंने शॉर्टकट लिया। जब शॉर्टकट लिया तो मुदाखलत का रास्ता दोबारा शुरू हुआ। तो और जब मुदाखलत का रास्ता दोबारा शुरू हुआ तो ऐसा शुरू हुआ कि आज इमरान खान साहब साफियों से मिलकर कहते हैं कि मुझे तो कोई फैसले नहीं करने देते थे। जब हुकूमत चल रही थी तो कहते थे कि जो कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट जो भी करती है वो मेरे कहने पर करती है, क्योंकि वो लोग कॉम्पिटेंट हैं, उन लोगों के पास इख्तियार भी है, तजर्बा भी है, अगर वो लोग कर रहे हैं तो ठीक है। उस जमाने में ये जो कह रहे हैं कि कश्मीर पर इकट्ठे नहीं हो सकते भट्टी साहब और दीगर मामला पर, अपोजिशन तो जाती थी जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता था। कौन नहीं आता था? इमरान खान साहब नहीं आते थे। किससे ब्रीफिंग दिलाते थे? आर्मी चीफ और डीजी ISI से ब्रीफिंग दिलाते थे। वो मूवमेंट किसने सीज करना था? इमरान खान साहब ने बतौर लीडर सीज करना था। पॉपुलर लीडर थे, अगर आ भी गए थे तो उसके बाद उन्हें तमाम इत्तेहादियों को यही गिला था, तमाम इत्तेहादियों को यही गिला था कि हमसे राब्ता नहीं रखा जाता, हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमसे मुलाकात नहीं की जाती। वो उस वक्त तो आपके इत्तेहादी थे जी, उस वक्त इत्तेहादी थे। इत्तेहादी भी अब तो खान साहब ने खुद ने मान लिया कि इत्तेहादी जब आते नहीं थे पार्लियामेंट में किसी बिल को वोट देने के लिए तो हमें एजेंसियों को इस्तेमाल करना पड़ता था। फवाद चौधरी ने मान लिया कि हम आउटसोर्स करते थे, तो आपने इदारों को उस वक्त इस्तेमाल किया, इदारों ने आपको इस्तेमाल किया। इदारों की जिम्मेदारी थी मुदाखलत ना करते, वो करते रहे। फिर जब मुदाखलत से बात यहाँ तक पहुँच गई है तो अब कम से कम सियासतदान फैसले कर लें कि जो बुनियादी मामलात हैं वो मिल बैठ कर इकट्ठा कर लेंगे। दोस्त ना बने भाई, जमहूरियत है, आपने आपस में लड़ना है। मगर मैं आज दिन में भी बात कर रहा था वजी कि आप सियासतदानों को ही सिर्फ नहीं कह सकते, इनका तो काम है ना एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना। ये तो बताएं कि क्या आज जजेस जिनका काम नहीं है एक दूसरे के खिलाफ लड़ना, उनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ की इंटरप्रिटेशन करना, वो आपस में मुत्तफिक है क्या? आज जस्टिस फाइज ईसा का खत किसी ने नहीं देखा। जब जुडिशल कमीशन में फाइज ईसा के खिलाफ आया रेफरेंस, तो क्या उसको दूसरे रेफरेंसेस को छोड़कर उसको नहीं चुना गया? इन्हीं जजेस ने नहीं किया। फिर उनके साथ जो हुआ वो क्या सबने नहीं देखा? उनकी अहलिया के साथ जो हुआ वो सबने नहीं देखा? बाद में इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि वो गलती थी। आज मेरा ख्याल है आरिफ अलवी साहब की जो हामिद मीर साहब से मुलाकात हुई है उसका भी कोई 5 साल तक सुना नहीं गया।
उनकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई, वो रिटायर हो गए। वो मैं वही कह रहा हूं कि भाई जिनका इख्तिलाफ होना ही नहीं है, जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना ही नहीं है, आज क्या मुल्क में उनके दरमियान इत्तफाक है क्या? आज जो जर्नैल हैं उनके सबके दरमियान इत्तफाक है? या जो मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि कोई जर्नैल किसी तरफ है कोई किसी तरफ है, क्योंकि कल शेरी मजारी साहिबा ने भी न्यूट्रल्स के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मरियम नवाज साहिबा ने भी न्यूट्रल्स के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है। तो जिन्होंने मुत्तहिद रहना है, आइन की पासदारी करनी है, कानून पे चलना है, जजेस और जर्नैल जिनके फैसलों की वजह से और मुदाखलत की वजह से मुल्क का ये हाल हुआ है, वो आपस में मुत्तफिक हैं। सियासतदानों का इत्तफाक करना कुछ चीजों पर लाजमी, उनका उन्हें दोस्त नहीं बनना है, कुछ बेसिक ग्राउंड रूल्स के पर कर लें ताकि आइंदा अगर इमरान खान साहब को हुकूमत करनी हो तो वो भी कर सकें, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत करनी हो तो वो भी कर सकें। ग्राउंड रूल्स नहीं तय करेंगे तो ना वो हुकूमत कर पाएंगे ना वो हुकूमत कर पाएंगे। मगर ये जो इत्तफाक है और सिर्फ सियासतदान लड़े हुए नहीं, भाई इस सोसाइटी में जिन्हें नहीं लड़ना चाहिए वो भी आपस में लड़े हुए हैं और उन्होंने ज्यादा बेड़ा कर रखा है इस मुल्क का। ठीक है हामिद मीर साहब, आपकी जाने बातें भी शहबाज शाहजेब ने बात की प्राइवेटाइजेशन की, स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन नून लीग के दौर में। उससे पीछे चलते हैं, शौकत अजीज साहब ने जब स्टील मिल्स प्राइवेटाइज करनी चाहिए और चौधरी साहब ने उसको रोक दिया था। अगर आपको याद होगा रिकॉर्डिक का केस, अदालतों की वजह से बहुत बड़ी पेनल्टी पाकिस्तान को पड़ी और फिर वो मामला रोक दिया गया, फिर वापस हमें बड़ी मुश्किल से हम हाथ पैर जोड़ के उन्हें वापस लाए। तो आपको नहीं लगता कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का मामला है ये सिर्फ सियासी मुदाखलतों की वजह से नहीं और दीगर मुदाखलतों की वजह से भी हमारे गले पड़ा? ये सिर्फ एक मामला नहीं है, बहुत सी चीज़ें जो है ना ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर पाकिस्तान की जो जुडिशरी है ये सियासत में जो मिलिट्री डिक्टेटर्स की इंटरवेंशन रही है, अगर ये उसकी तायद ना करती और नज़रिया ज़रूरत के तहत उसको जायज़ करार ना देती तो पाकिस्तान की सियासत आज मुख्तलिफ होती। तो हमारी सियासत में बहुत सी खामियां हैं, लेकिन मेरा जो नुक्ते नज़र है वो ज़रा काफ़ी डिफरेंट है। ये एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, एक सहाफ़ी की हैसियत से, जो हम पिछले 25-30 साल से जो सियासतदानों को बहुत करीब से देख रहे हैं, उसकी बुनियाद पे है कि देखें एक बहुत ज़्यादा बात जो है वो की जाती है कि जो बदतरीन जमहूरियत है वो बेहतरीन आमरीत से बेहतर होती है। तो इसलिए मैंने तो यही देखा है, मेरा एक्सपीरियंस भी यही है और आज भी मैं इसलिए काफ़ी ऑप्टिमिस्ट आपको लग रहा हूँ कि अब मैंने जो प्राइवेट बातें हैं सियासतदानों की वो तो आपको सारी नहीं ना बतानी ताकि उनके लिए फिर मसले ना क्रिएट हो, ताकि अगर वो मिलते भी हैं एक दूसरे के साथ तो मिलना बंद कर दें। देखें ये ठीक है, इमरान खान साहब जो हैं वो जरदारी साहब पे तनकीद करते हैं, जरदारी साहब जो हैं वो इमरान खान पे तनकीद करते हैं। आजकल परवेज़ लाई साहब जो हैं वो भी काफ़ी नाराज़ से हैं, वो भी बहुत सी तनकीद कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं कुछ मिसालें देता हूँ। आप ज़रा सोचें कि आज से 6-7 साल पहले जब इसी इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने एक तकरीर की थी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कि अब अगर मैंने इसको माफ़ कर दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। तो कोई सोच सकता था कि आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ एक दूसरे के साथ सुलह कर लेंगे? जब शहबाज शरीफ साहब लाहौर में खड़े होकर कहते थे कि ये आसिफ जरदारी को मैं उल्टा लटकाऊंगा और इसके पेट से मैं लूटा हुआ माल बरामद करूंगा, कोई सोच सकता था कि वो आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़ा होकर वजारत उज़्मा के लिए प्रपोज करेगा? तो अगर ये लोग जो हैं इन्होंने अपने सियासी इख्तलाफात को दूर किया है, तो दूसरी तरफ आप इमरान खान साहब को भी देखें कि क्या आपको याद है कि मुझे तो अपना शो याद है कि मेरे शो पे इमरान खान और MQM एक दूसरे के साथ क्या कुछ नहीं करते रहे, और वसीम अख्तर साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान के खिलाफ क्या बातें की थी और इमरान खान ने MQM के खिलाफ क्या बातें की थी। क्या फिर वही इमरान खान और MQM एक दूसरे के इत्तेहादी नहीं बने? तो देखें ये पाकिस्तान की जो सियासत है उसके हवाले से एक बात कही जाती है, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो सियासत के सीने में दिल नहीं होता, दूसरा सियासत में कोई दरवाजा बंद नहीं होता। नहीं तो हामिद साहब आपकी बात दुरुस्त है, अगर पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, लेकिन उसमें लचक आपको नहीं लगता कि दिखानी पड़ती है? खान साहब को लचक दिखानी पड़ेगी तब तक सब बैठ सके। मैं आपको बता रहा हूं कि लचक मुझे नजर आनी शुरू हो गई है, लेकिन जरूरी नहीं है बड़ी खबर दे रहे हैं वो आपको टीवी की स्क्रीन पे भी नजर आए, हर चीज आपको टीवी की स्क्रीन पे भी नजर आए, क्योंकि ये चीज मैंने सीखी है। इंसान तो सारी जिंदगी सीखता रहता है। ये जब आज से 6-7 महीने पहले ये जो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ये सब मिलकर जब एक तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उन दिनों में मैंने इन चीज़ों को देखा, इन लोगों को देखा कि ये मीडिया से हर चीज़ छुपाते थे। और जब भी मैं इनसे पूछता था कि आप मीडिया से क्यों छुपाते हैं, तो ये कहते थे कि मीडिया पे चीज़ अगर आ जाए पहले से तो दुश्मन एक्टिव हो जाता है, खबरदार हो जाता है।
और आपकी स्ट्रेटजी आउट हो जाती है, इसलिए मीडिया से छुपाओ। तो मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अभी थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आए, उससे बज़ाहिर आपको यही लगेगा कि एक नया बहरान जो है वो क्रिएट हो गया है। लेकिन इस फैसले से पहले पिछले 24 घंटे में बहुत सी जो ऑपोजिट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, एक दूसरे की जान की दुश्मन जो नज़र आती हैं सियासी शख्सियात, उन्होंने बड़े चैनल से बीच में बंदे डाल के एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बातचीत शुरू कर दी है। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा ना हो कि हम जो सियासतदान हैं हमें आपस में बातचीत के लिए कोई किसी तीसरी कुव्वत की मदद लेनी पड़े। तो वो जो भी बातचीत होगी वो आपस में कर सकते हैं, इसके वो कैपेबल हैं, उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है और मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों तक आपको ये चीज़ पता भी चल जाएगी। बड़ी खबर दे रहे हैं आप हामिद मीर साहब के सियासतदानों ने लचक दिखाने का मुजाहिरा कर लिया है। इरशाद भट्टी साहब की तरफ आते हैं। इरशाद भट्टी साहब, हाल ही में इमरान खान ने कहा था कि अगर गलती हो जाए तो बड़ा लीडर वही होता है जो यू टर्न ले ले। तो इस वक्त आप समझते हैं कि लचक दिखाना बेहतर यू टर्न है, पॉजिटिव यू टर्न है, जो कि कौम के लिए ज़रूरी भी है, मुल्क की इस्तेहकाम के लिए, मईशती इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी भी है? देखिए, फिर कह रहा हूँ कि हामिद, अल्लाह करे हामिद भाई दुरुस्त साबित हों, अल्लाह करे कि ये लचक नज़र भी आए। लेकिन जिन चीज़ों की उन्होंने मिसाल दी है कि कोई सोच सकता था कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे हो जाएंगे, क्या वो हमारे लिए इकट्ठे हुए हैं? नहीं। क्या वो मुल्क के लिए इकट्ठे हुए हैं? नहीं। क्या वो जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए हैं? नहीं। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के लिए इकट्ठे हुए हैं? नहीं। वो इकट्ठे हुए हैं कि उनके मुकाबले में एक इमरान खान था जो उनको अंदर कर देना चाहता था, रॉन्ग और राइट, सही तरीके से या गलत तरीके से। वो इकट्ठे हुए हैं नैब को ख़त्म करने के लिए, वो इकट्ठे हुए हैं ईवीएम मशीन ख़त्म करने के लिए, वो इकट्ठे हुए हैं अपना आर्मी चीफ लगाने के लिए, वो इकट्ठे हुए हैं आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ। यही तकलीफ़ है कि सब के सब अपने मफाद के लिए, उनके लिए जो हराम होता है वो हलाल हो जाता है, और सब के सब अपने मफाद के लिए उनका हलाल जो होता है वो हराम, और हराम हलाल। यही असम्बली नहीं थी जो जाली थी, धांधली ज़दा थी। कभी मौलाना साहब ने अब कहा है कि ये मैंडेट जाली है, धांधली ज़दा, उसी से हुकूमत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने शुरू में आके कहा कि आए मिसाके मईशत कर लें। मरियम नवाज साहबा ने अगले दिन क्या कहा कि ये तो मजाक मईशत है। यानी उन्होंने अपने इमरान खान को छोड़े कि उन्होंने कबूल किया नहीं किया, वो बैठे नहीं बैठे। मरियम नवाज साहबा ने क्या फरमाया? तो ये कभी भी हमारे लिए नहीं बैठते, मुल्क के लिए नहीं बैठते, हमारे मसाइल के लिए नहीं बैठते। इन्होंने कभी सीखा नहीं है कि कल क्या था आज क्या है। ये जो जब जरदारी साहब कह रहे थे कि ये जाती उम्रा का ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान है नवाज शरीफ, क्या उस वक्त अवाम के लिए कह रहे थे? नहीं। और अब ये बिलावल भुट्टो साहब जब शहबाज शरीफ को कह रहे थे तुम कातिले आला और तुझसे मैं करप्शन का हिसाब लूँगा, क्या उस वक्त ये आवाम के लिए कह रहे थे? नहीं। कि जब बिलावल साहब कह रहे थे कि ये जो मुक गया तेरा शो नवाज गो नवाज और हाउस ऑफ शरीफ की 3 नस्लें चोर हैं, क्या उस वक्त हमारे लिए कह रहे थे? नहीं। ये हमारे लिए कभी भी नहीं सोचते, क्योंकि ये हम जैसे नहीं रहे। यहाँ इनके मसाइल हमारे मसाइल नहीं रहे। हम पता नहीं कोई एलियंस हैं जो इनके साथ आ गए, हम पे हुक्मरानियाँ करने आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। इनके बिजनेस बाहर हैं, औलादें जदादें पोशाकें सारा बाहर हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ये हमारे जैसे नहीं। वजी साहब, एक सॉफ्ट इंटरवेंशन कर सकता हूँ मैं? जी हामिद सर, अल्लाह करे सिर्फ आप कर सकते हैं, इसके अलावा सॉफ्ट इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में। हर किसी को अपनी राय के इजहार का हक हासिल है। जो भी कह रहे हैं भट्टी साहब, उनकी एक राय है, लेकिन मैं भी एक राय रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि सियासतदान जो हैं इन्होंने पाकिस्तान बनाया है और सियासतदानों ने ही पाकिस्तान को बचाना भी है। तो अगर इमरान खान साहब एक दफ़ा चौधरी परवेज़ लाई साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिया था, तो उसी इमरान खान ने अगर चौधरी परवेज़ लाई को अपना चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बना लिया और परवेज़ लाई साहब ने भी इमरान खान की खातिर चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उनके साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब कर लिए, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कोई ज़ाती मुफाद है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इमरान खान जो था वो इक़्तिदार का भूखा था, उसकी अना जो है वो बहुत बड़ी थी और उस अना के हाथों मजबूर हो के उसने पंजाब के सबसे बड़े डाकू को अपना उम्मीदवार बनाया। मैं ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि इमरान खान ने भी सीखा कि अगर आसिफ जरदारी जो है वो शहबाज शरीफ को गले लगा सकता है तो फिर मुझे भी चौधरी परवेज़ लाई को गले लगाना चाहिए।
इसमें आप हर चीज़ का एक नेगेटिव पहलू है, हर चीज़ का एक पॉजिटिव पहलू है। तो आप नेगेटिव पहलू भी तलाश करते हैं, आप पॉजिटिव पहलू भी तलाश कर सकते हैं। तो मैं जो इमरान खान साहब ने पंजाब के सबसे बड़े डाकू परवेज़ लाई को गले लगाया, उसको चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाया, मैं इसमें से पॉजिटिव पहलू तलाश करता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये समझा कि आज पाकिस्तान का मुफाद इसी में है, पंजाब का मुफाद इसी में है कि मैं उस्मान बुज़दार से भी जान छुड़ा लूँगा और हमजा शहबाज को मुनासिब नहीं समझते तो उन्होंने कहा कि मैं परवेज़ लाई को ले आऊँगा। तो देखें, सियासतदान जो हैं वो आप उनको बुरा जितना मर्जी कहें, लेकिन हकीकत ये है कि जब जब पाकिस्तान में कमज़ोर तरीन करप्ट तरीन सियासतदान की पाकिस्तान में हुकूमत थी तो पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी लूज़ नहीं की, पाकिस्तान ने के जोग्राफिए में तब्दीली नहीं आई। मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून बहुत कमज़ोर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। 1958 में जब वो पाकिस्तान के एक बहुत कमज़ोर वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने पाकिस्तान की टेरिटरी में गवादर को ऐड किया, उन्होंने मुज़ाकरात किए। अकबर बुख्ती साहब उनके वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने अमान की हुकूमत से मुज़ाकरात किए और गवादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। एक कमज़ोर हुकूमत सितंबर 1958 में उन्होंने गवादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया और अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा के साथ मिलकर मार्शल लगा दिया और हुकूमत ख़त्म कर दी। तो 1971 में जब एक मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान की हुकूमत थी, पाकिस्तान ने टेरिटरी लूज़ की। 1984 में जब एक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत थी, पाकिस्तान ने सियाचिन की चोटियां लूज़ की, अपनी टेरिटरी लूज़ की। लिहाजा सियासतदान को जितना मर्जी बुरा कहें, गालियां दें, इल्ज़ामात लगाएं, जेल में डाल दें, लेकिन आज तक किसी भी करप्ट और कमज़ोर सियासतदान के दौर में पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी लूज़ नहीं की। अगर आपने टेरिटरी लूज़ की तो आपने टेरिटरी उस वक्त लूज़ की जब गैर सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान के इक़्तिदार में बैठी हुई थी। इस्लामाबाद के इक़्तिदार पे गैर सियासी क़ुव्वतों का कब्ज़ा था और पाकिस्तान का आइन पामाल था। लिहाजा अगर आज आप सियासतदानों को गाली दे के समझते हैं कि ये पाकिस्तान की बहुत खिदमत है तो ज़रा अपनी तारीख को भी सामने रख लें। अच्छा, इसमें अगर एक जी आप ही की तरफ आ रहा हूँ, आप अपने जवाब भी दीजिएगा। एक सवाल मैं ऐड भी करना चाह रहा हूँ, उसको भी काइंडली देख लीजिएगा। मीसाक़े मईशत, काफ़ी अरसे से हम इसका जिक्र सुनते आ रहे हैं, क्या इससे पहले कभी इतना ज़रूरी था? ज़ाहिर है पहले ज़रूरी था तो आज वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात पे कोई शक नहीं है, क्योंकि मुल्क की मईशत बहुत ही बुरे हालात में है। मगर जो भट्टी साहब सियासतदानों को जितना बुरा बना के पेश कर रहे थे, मेरे ख्याल में मैं अग्री करूँगा हामिद मीर साहब से कि सियासतदानों ने मुल्क बनाया था, टूटा सियासतदानों के ज़माने में नहीं था। सियासतदानों ने आइन बनाया, टूटा सियासतदानों के ज़माने में नहीं है। और इस मुल्क का जो हाल हुआ है वो आइन टूटने की वजह से हुआ है, आइन बरकरार रहने की वजह से नहीं हुआ है। और क्योंकि भट्टी साहब को ज़ाहिर है मैं इमरान खान साहब की मिसाल देकर समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आएगी कि खान साहब बताते हैं कि 80 की दहाई में एक जब आया मार्शल लॉ तो वो एक अलग डायरेक्शन में ले गया मुल्क को, और जब दूसरा आया तो वो वॉर ऑन टेरर में एक अलग डायरेक्शन में ले गया और इस मुल्क के हज़ारों शहरियों की जान गई और सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तो मुल्क का जो हाल हुआ वो फिर सियासतदानों ने नहीं किया है, वो मार्शल लॉ ने किया है। मगर जो दूसरी बात है जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि अगर एक मिनट के लिए भट्टी साहब का ये आर्गूमेंट मैं दुरुस्त मान लेता हूं कि जी ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इन्हें डर था कि इमरान खान इन्हें जेलों में डालेगा, इनके खिलाफ केसेस बनाएगा, ये सारे के सारे मामलात होंगे। इससे अगर मैं इत्तफाक ना करते हुए भी भट्टी साहब के आर्गूमेंट को कुछ टाइम के लिए दुरुस्त मान लूं तो मुझे ये बताइए कि दुनिया में कौन सी ऐसी सियासी ताकत है जो नहीं करेगी? अगर उसके खिलाफ कह रही हैं अदालतें कि आप नैब को, ये जो वजीर आजम है, ये सियासी इंजीनियरिंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है और अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करता है। नैब का जो चेयरमैन है उसके खिलाफ हरासमेंट की शिकायत आए जो वजीर आजम के SAPM के चैनल पर चले और उसके बाद नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल होता नजर आए और अदालतें इस बात का नोटिस ना ले रही हों। फिर हमें नजर आ रहा हो कि एक के बाद एक जो सियासी क़यादत है वो गिरफ्तार हो रही हो, और ना सिर्फ वो गिरफ्तार हो रही हो बल्कि जो हुकूमत है इमरान खान साहब के केसेस एक एक करके मुआफ हो रहे हो। पिशावर BRT पर हमें नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया कि आप उस पर तहकीकात नहीं कर सकते हैं। फिर मालम जब्बा का केस नैब चेयरमैन जो खुद कह रहे थे कि इसमें बहुत ज्यादा सबूत है, कहकर बंद कर दे कि पिशावर हाई कोर्ट ने कहा, हालांकि पिशावर हाई कोर्ट का है कि हमने नहीं कहा है। तो भाई अगर आप इस तरह टारगेट कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप टारगेट कर रहे हैं, जिसमें बैनुल अक़वामी इदारे कह रहे हैं कि अपोजिशन को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, जिसमें मुल्क के वजीर आजम के लिए इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि प्रीडेटर हैं और मोदी के साथ उन्हें रख रहे हैं, तो क्यों अपोजिशन की क़यादत को इकट्ठा नहीं होना चाहिए और एक नहीं होना चाहिए? वो ये कहें कि जी ठीक है
आप हमें टारगेट करना चाहते हैं करें, नैब चेयरमैन कॉम्प्रोमाइज हो गया है, आपके हाथों ब्लैकमेल होता है, हमें एक दफा गिरफ्तार किया था, फिर दूसरी दफा गिरफ्तार किया था, तीसरी दफा भी गिरफ्तार करें, गिरफ्तार कर करके हमें जेलों में सड़ाते रहें, हम इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि हम क्यों इकट्ठे हों, हमें तो इकट्ठे, ये लॉजिक क्या है भट्टी साहब? अगर आपकी बात को एक मिनट के लिए दुरुस्त मान भी लिया जाए तो भी क्या एक वजीर आजम को यह इख्तियार होना चाहिए वो इदारों को इस्तेमाल करे, जब चाहे मीडिया को बंद करे, मीडिया के मालिक को गिरफ्तार करे, अगर मीडिया का मालिक उसका कहना नहीं मानता है ऑपोजिशन के रहनुमा को जेल में डाले, क्योंकि ऑपोजिशन के रहनुमा उसको खतरा महसूस होते हैं, वो कंपटीशन के जरिए नहीं, ऑपरेशन के जरिए, वो मुकाबला करके नहीं, बल्कि ताकत के जोर पर ऑपोजिशन को खत्म करना चाहे तो ऑपोजिशन इकट्ठी ना हो, उन्हें चाहिए नहीं भाई हम आपस में हमारे इख्तिलाफात है तो वो बरकरार रहेंगे, क्योंकि हमें टारगेट किया जा रहा है, ये भी कोई बुनियाद है कि हमें इकट्ठा होना चाहिए। अगर एक मिनट के लिए आपका आर्गुमेंट दुरुस्त मान भी लूं तो भी क्यों नहीं इकट्ठा होना चाहिए? सर भट्टी साहब, भाईजान मैं अपने प्यारे भाई शाहजेब साहब को नवाज शरीफ और उसकी हुकूमत के हवाले से कुछ चीज़ें समझाता हूँ, उनको ज़्यादा इससे समझ आएगी। बात यह है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, नैब को नैब अक्रॉस द बोर्ड, हम बहुत दफ़ा इस पे बात कर चुके हैं कि अक्रॉस द बोर्ड इस पर नहीं नैब ने एक्टिव किया। जो मालूम जब्बा, BRT और शुगर और पता नहीं कितने कितने जो हैं वो हेलीकॉप्टर केस वो नहीं किए, और चेयरमैन नैब का जो उन पे जिनसी वो हरासमेंट का है वो भी ठीक है, ये एक अलहदा बात है, उसका फ़ैसला होना चाहिए चेयरमैन नैब साहब को। और लेकिन दूसरी तरफ तैयबा गुल साहबा जिस पे 40 मुकदमे हैं उनका भी फ़ैसला होना चाहिए, ये एक अलहदा बात है। लेकिन भाईजान इशू ये है, बुनियादी तौर पर इशू ये है कि मुझे भी पता है हिस्ट्री का कि ये मुल्क कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था और वो एक सियासतदान थे, और भुट्टो साहब का एटमी प्लांट शुरू किया था, वो भी एक सियासतदान थे। आइन बनाया इन्होंने, जो सियासतदानों ने, वो भी सारों ने मिलकर बनाया, वो भी है, और आइन की बालादस्ती भी होनी चाहिए, और जमहूरियत असल वाली यहाँ राइज भी होनी चाहिए, पार्लियामेंट की इज़्ज़त होनी चाहिए। ये सारी किताबी बातें मुझे भी याद हैं और मैं इसमें हम इस अहमद भाई के आने से पहले वो जो बहस कर चुके हैं वो इस पर वो छोड़ दीजिए। हम मेरा सिर्फ अच्छा ये सवाल है, मैं तो कहता हूँ कि फ़ौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, डिक्टेटर्स बुरे होते हैं, लेकिन डिक्टेटर्स की निशानियाँ बुरी क्यों नहीं हैं? डिक्टेटर्स की पैदावार बुरी क्यों नहीं है? डिक्टेटर से डीलें करने वाले बुरे क्यों नहीं हैं? डिक्टेटर के घर बाहर पहुँचने वाले रातों को वो क्यों नहीं बुरे? हर मर्तबा डिक्टेटर्स के सर पे सजूद हो जाने वाले वो क्यों बुरे नहीं हैं? जो हमें छोड़ जाते हैं हर मुश्किल वक्त में, कभी जद्दा, कभी लंदन, कभी दुबई में बावर्दी सदर से मुलाकातें, वो क्यों नहीं बुरे? वो अच्छे हैं, डिक्टेटर्स बुरे हैं। डिक्टेटर्स क्योंकि कानून तोड़ के आए हैं, लेकिन कानून तोड़ के आने वालों आप जवाब देते रहिएगा, साथ देने वाले क्यों बुरे नहीं है? भट्टी साहब आप जवाब देते रहिएगा, एक एडिशनल सवाल मुझे ऐड करने दें। वो कौन से 30 साल थे मुसलसल जिसमें जमहूरियत रही 30 साल, इस दौरान एक बच्चा पैदा हो, बड़ा हो और सियासत में आ जाए? वो कौन से ऐसे 30 साल थे पाकिस्तान में मुसलसल जमहूरियत रही जहां एक बच्चा पैदा हो और उसे बगैर किसी नर्सरी के सियासत में आने का मौका मिल जाए? ऐसा तो कोई दौर ही नहीं आया। जिसने आना था एक नर्सरी के थ्रू आना था, जब वो बड़ा होता तो एक मार्शल लॉ लगा होता, 10 साल बाद तो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होता हमारे यहाँ। वो कब आता सियासतदान जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं? भाईजान यही आपने मेरे आर्गुमेंट पे आप आ गए, और बहुत शुक्रिया। आप जवाब देते रहिएगा, इसका बाद में यही तो मेरा दुख है। हाँ, यही तो मेरा दुख है। अच्छा, इसका बाद में जवाब। फॉर एग्जांपल जो आज नैब की तरमीम हुई हैं, मिसाल के तौर पे एक ले लें, क्या ये हुई हैं मुल्को कौम और सारी उसकी बेहतरी के लिए? ये मुलजमों ने अपने वकीलों की मदद से अपने केसेस सामने रखे और फुल स्टॉप कामा बदल दिया। आप प्ली बारगेन ख़त्म कर दें, आप चेयरमैन नैब के इख्तियार ख़त्म कर दें कि वो गिरफ्तार नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत अच्छा है, आप रिमांड ख़त्म कर दें। लेकिन उसके साथ साथ जो ख़त्म हुई चीज़ें वो क्या हमारी डिमांड थी? और क्यों नैब बुरा है? क्योंकि वो उनको पूछता है जिनको पूछा नहीं जाता कभी। इसका मतलब है नैब ने गलतियां की हैं तो बंद कर दो, तो फिर पुलिस भी बड़ी गलतियां करती है, बंद कर दो। FIA भी गलतियां करती है, इस्तेमाल होती है, बंद कर दो। फौज भी गलतियां करती है, बंद कर दो। अदलिया भी गलतियां करती है, बंद कर दो। और इस मुल्क में इन लोगों को 2% को आप सर पे चढ़ाओ। आप हर मर्तबा डिक्टेटर्स के साथ मिलते हैं, डिक्टेटर को शे देते हैं, डिक्टेटर को सर पे कंधे पे बिलाते हैं, कहते हैं 100 मरतबा बावर्दी सदर आपको मुंतखब कराएंगे,
और वही दानियाल अजीज़, वही जाहिद हामिद जो परवेज़ मुशर्रफ की वो यूनिफॉर्म वाला असम्बली में आया तो एक्टिव थे, वही नवाज शरीफ साहब में आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। मैं लोटों की दुकान बंद कर दूंगा, लोटों की दुकान बंद नहीं हुई। वही सारे परवेज़ मुशर्रफ का पिस्तौल बदल भाई अमीर मुकाम आज कहाँ है? और जिसने चौधरी ख़ानदान को आके कहा सुबह कि मेरी माँ ने कहा है कि आपको नहीं छोड़ना, खा मर जाओ, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि मैं नून लीग में शामिल हो रहा हूँ। ये चौधरी शुजात साहब जो आज हमजा को कह रहे थे वोट दे दो, ये इन्होंने खुद किताब लिखी है कि 8 मरतबा हाउस ऑफ शरीफ ने मुझे चीट किया है। बट मैं किस पे यकीन करूं यार? मुझे एक बंदा बताओ कि आप डिक्टेटर्स की पैदावार को सर पे बिठाएं और उनसे जमहूरियत की तवक्को रखें और फिर कहें मार्शल लॉ का रास्ता रुक गया। नहीं रुकेगा, इन लोगों के होते हुए नहीं रुकेगा। मैं सिर्फ नैब वाली बात पे बात कर देते हैं, ये उन्हीं की पैदावार है, वहीं कंफर्टेबल फील करते हैं। बड़ी साहब, ज़ाहिर आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि हालात वाक़यात के साथ और मजीद फैक्ट्स आने के बाद इंसान की राय बदल सकती है। अगर आप चीफ जस्टिस साहब को ये मार्जिन देने को तैयार हैं तो जो सियासतदान अगर अपनी 30 साल की उम्र में और 40 साल की उम्र में अगर वो थे इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में और उसके बाद अगर वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडर बने तो उनकी जो गलतियां हैं और वो भी अपनी जगह पर हैं, अगर आप उनको माफ़ नहीं करने को तैयार तो भी ज़ाहिर आपकी चॉइस है। मगर जो आपने कहा कि नैब, देखिए मुझे तो इस बात में कोई शक नहीं है कैटेगोरिकली कि नैब ने इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया है शायद ही किसी और इदारे ने पहुंचाया हो। मैं ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट और जजेस के फैसलों के अलावा बात कर रहा हूं, और ये मैं अपने आप से नहीं देता आपको। ML1 नहीं बन सका आज तक, हालांकि बहुत ज़्यादा आगे तक नून लीग मुआहदे के आगे बढ़ गई थी चीन के साथ। तो शेख रशीद अहमद साहब ने बताया कि ML1 इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी साइन करने को तैयार नहीं है, काम करने को तैयार नहीं है नैब की वजह से। PSDP नहीं खर्च हो रहा था तो असद उमर साहब ने आके बताया कि सिर्फ PSDP के खर्च होने का मसला नहीं है, पूरी हुकूमती मशीनरी जैम करके रख दी है क्योंकि नैब का डर है। LNG टर्मिनल नून लीग की हुकूमत बना के दे गई थी, पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा था तो हम्माद अजहर ने आके बताया कि LNG टर्मिनल की जो सरप्लस कैपेसिटी है वो नैब की वजह से इस्तेमाल नहीं हो पा रही है। फिर शौकत तरीन साहब ने आके बताया कि भाई जो मुख्तलिफ वजारतें हैं वो काम नहीं कर रही हैं, नैब का डर है। और जब मैंने नैब के खिलाफ बोला, जो मेरे शो में बोल के गए थे, तो उन्होंने अगले शो में आके बताया मुझे नोटिस भेज दिया था, इसलिए मैं ज्यादा नैब के बारे में बात नहीं कर सकता हूं। तो ये इमरान खान साहब ने बताया कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है, नैब को इस तरीके से नहीं करना चाहिए कार्रवाइयां जिस तरीके से नैब कर रही है। तो ये इमरान खान साहब और उनके वुज़रा ने बताया कि हमारी हुकूमत का जो बत्ता बिठा दिया था, हम जो काम नहीं कर पाए थे वो नैब की वजह से नहीं कर पाए थे। और क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि वो नैब को इस्तेमाल करके अपने सियासी जो अपोजिशन थी उसको टारगेट करना चाहते थे। टारगेट करने के लिए जब सबूत नहीं मिलते थे तो ब्यूरोक्रेसी को टारगेट करते थे, कहते थे आप वादा माफ गवाह बन जाएं। जब वादा माफ गवाह बनने की बात करते थे तो जो दूसरी ब्यूरोक्रेसी थी वो कहती थी हम नहीं काम करेंगे, क्योंकि जो काम हुआ है इस मुल्क में LNG के टर्मिनल लगे, इस मुल्क में बिजली के कारखाने लगे, वो सारे के सारे मामलात हुए। अब अगर आप उसी ब्यूरोक्रेसी को टारगेट कर रहे हैं तो हम भी काम नहीं करेंगे, इसलिए ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया। तो ये जो करप्शन के नाम पर और एहतसाब के नाम पर इंतकाम करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया है, मुल्क का बत्ता बिठाया गया है, नैब उसका मरकजी किरदार है और नैब का किरदार खत्म करना बड़ा लाजमी है। नैब की तरमीम में से कौन सी ऐसी तरमीम है जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को हो रहा है और ब्यूरोक्रेसी को नहीं रिलीफ दिया जा रहा है ताकि वो फैसले करे और काम करे? मैं तो आपको सारे बुजरा और इमरान खान साहब की मिसाल दे रहा हूं कि उनके अपने बयान आते कि हम अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर सके। ठीक, शाजिब एक चाहूंगा हामिद के बारे में डिबेट का हिस्सा बनाओ। जी हामिद बीर साहब। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहा हूं। जो नैब की बात हुई है तो मैं इत्तेफाक से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने नैब के क़याम का ऐलान किया था और वो उसमें बड़े खुश थे। ये PTV हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके ऑडिटोरियम में बड़े खुश थे कि मैंने एक इदारा बनाया, उसका नाम नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। और वो इस तरह मुक्का लहरा के कहते थे इट विल नैब द पॉलिटिशियंस, इट विल नैब द पॉलिटिशियंस। तो बड़ा जो है ना उस दिन, और वहाँ पे बहुत से सहाफ़ी मौजूद थे और हम बड़े बड़े परेशान हो गए कि ये किस किस्म का अदारा बना दिया भाई नैब। हालांकि ये कौमी एहतसाब ब्यूरो के नाम से पहले मौजूद था, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में सैफुर रहमान साहब ने बनाया था, इसका नाम था कौमी एहतसाब ब्यूरो, उन्होंने इसका नाम नैब बना दिया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि फिर हमारी आंखों के सामने हमने देखा कि जब मुशर्रफ साहब ने नैब बना दी तो नैब ने क्या काम किया कि जब 2002 में इलेक्शन हो गया और इलेक्शन का रिजल्ट आया और जो मुशर्रफ साहब की बनाई हुई जमात थी मुस्लिम लीग काफ, उसको क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली और मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब जो हैं उनको जब वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाया गया तो उनके नंबर जो है वो पूरे नहीं हो रहे थे। तो फिर नैब जो है उसने अपने जो मुल्ज़मान हैं उन मुल्ज़मान से वफादारियाँ तब्दील करवाई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
कोई 10-15 के करीब जो मेंबर्स थे कौमी असम्बली के, उसमें फैसल सालेह हयात साहब थे, राव सिकंदर इकबाल साहब थे, नूरिया शकूर साहब थे, एक लंबी लिस्ट है। और वो सारे जो नैब के मुलजमान थे उनको मिनिस्टर बना दिया जमाली साहब की हुकूमत में। तो उस वक्त एक इस्तिलाह आई थी नैब जदगान, नैब जदगान, और वो तमाम नैब जदगान जो हैं वो वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए थे। तो नैब जो है उसका जो किरदार है पाकिस्तान की सियासी तारीख में वो इंतहाई अफसोसनाक नहीं बल्कि क्रियुल मंजर है, बहुत खौफनाक है। और एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ जो पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि यकीनन सियासतदान जो है उन्होंने भी गलतियां की हैं और आप उनकी गलतियों को हम माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन किसी सियासतदान ने पाकिस्तान की सलामती के साथ वो कुछ नहीं किया जो कि गैर जमहूरी हुक्मरानों ने किया। आप देखें कि मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून की हुकूमत क्यों हटाई गई, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को बडाबीर का फ़ौजी अड्डा देने से इनकार किया। जैसे ही अयूब खान साहब हुकूमत में आए उन्होंने बडाबीर का फ़ौजी अड्डा जो है वो अमेरिका को दे दिया और उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो रूस के हमलों का शिकार हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में आपने शमसी एयरबेस दे दिया, आपने जैकबाबाद एयरबेस दे दिया। क्या कोई सियासतदान जो है उसकी ये जुर्रत हो सकती है कि वो पाकिस्तान का कोई फौजी अड्डा जो है वो अमेरिका को या किसी गैर मुल्क की ताकत को दे? पाकिस्तान का कोई सियासतदान ये सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान में ये डिबेट शुरू करवाने की कोशिश की कि आप इसराइल के साथ ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान को बनाने चाहिए। कोई सियासतदान ये सोच सकता है? तो इसलिए मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बात शुरू हुई तो मैंने उसका सिर्फ रिस्पांस दिया है। ये आज के तनाजुर में सूरत बड़ी बताते हैं कि कश्मीर के हल पे भी पहुंच गए थे। वो कहती है कि हम न्यूट्रल हैं और वो सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन जब आप सियासतदानों को हर पाकिस्तान की प्रॉब्लम का मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे तो फिर हमें हिस्ट्री को सामने लाना पड़ेगा। अच्छा हामिद मीर साहब, आप बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत टाइम से आपने पूरी हिस्ट्री का मुताला किया है। क्या कोई ऐसा लंबा पीरियड बीच में आया है जब खुदरौ तौर पर एक नौजवान उभरा हो और वो सियासत में आया हो और फिर सियासत में फ्लरिश किया हो, उसका बड़े घराने से भी ताल्लुक़ ना हो, उसकी किसी से जान पहचान भी ना हो? ये सवाल जरा दोबारा करें। हामिद मीर साहब, ये जो सवाल हो रहा था ना कि सियासतदान मार्शल लॉ की नर्सरी में पलकर ऊपर आए, तो क्या बीच में ऐसा कोई दौर ऐसा आया था जिसमें मौका मिला हो इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियंस के बाहर आने का? नहीं, देखें, जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो आप देखें कि आपके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान साहब, उनकी पाकिस्तान में तो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। वो तो अपना सब कुछ जो है वो इंडिया में छोड़ के आ गए थे, वो तो मुहाजिर थे। और उनको जो कॉन्स्टिट्यूंसी मिली वो तो उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पाकिस्तान से बाहर थी, लेकिन पाकिस्तान ने उनको वज़ीर आज़म बनाया। उसके बाद बहुत से जो आपके जो वज़ीर आज़म थे 1958 तक, ठीक है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, कायद आज़म की जल्दी वफ़ात हो गई, लेकिन आपके जो बहुत से वज़ीर आज़म आए, आप उनके सियासी किरदार पर आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें मसलन हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब थे, वो कोई जागीरदार तो नहीं थे, वो तो बहुत अहम तारीख के सफ़ात आप हमारे सामने खोल रहे हैं। वापस आपकी जानिब आएंगे। 5:45 का वक्त दिया गया था और तकरीबन 6:30 से ऊपर का वक्त हो चुका है। अब फैसला ताख़ीर का शिकार हो रहा है। मरियम नवाज़ हमारी नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उनसे जानेंगे। मरियम, बताइएगा कितनी ताख़ीर और है? जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 5:45 बजे यानी 5:45 पर फैसला सुनाने का वक्त दिया था, लेकिन अब से जो है वो तकरीबन 50 मिनट ऊपर हो चुके हैं और अभी तक बेंच जो है वो फैसला सुनाने वाला कमरा अदालत में नहीं पहुंच सका। इससे पहले जो अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ भी समातों में वक्फा किया था, कल भी जो लार्जर बेंच बनाने के मुताबिक फैसला था उसमें भी 2 घंटे की ताख़ीर थी और अभी भी तकरीबन 1 घंटा मुकम्मल होने को है जो दिया गया टाइम था उससे। अब जैसे ही बेंच आएगा फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो कमरा अदालत में फैसले का ही इंतजार हो रहा है, लेकिन अभी तक बेंच पहुँच नहीं पाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज हमें बता रही थी बेंच अभी तक पहुंचा नहीं है। कमरा अदालत रूम नंबर 1 में इंतजार हो रहा है। 5:45 का वक्त दिया गया था, तकरीबन 50 मिनट का वक्त ऊपर हो चुका है। इंतजार हो रहा है कि जो ही फैसला आए जियो न्यूज़ अपने नाजरीन तक बहम वो फैसला पहुंचाए। हामिद मीर साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू को। जी हाँ, मैं आपको यही कह रहा था कि देखें, पहले जब पाकिस्तान बना तो हमारे जो पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान साहब, उनका कोई सिफारिशी नहीं था। उनकी सिफारिश सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थी, उनकी पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं थी। फिर बहुत से ऐसे वज़ीर आज़म आए
जो बहुत बड़े बड़े जागीरदार नहीं थे, उनके कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं थे, उनकी मेरिट सिर्फ ये थी कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था, वो कायद-ए-आज़म के करीब थे और बड़े मेहनती थे, बड़े ईमानदार थे। मसलन चौधरी मोहम्मद अली साहब थे, इसके अलावा हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब थे, वो कलकत्ता के मेयर थे। आपको पता है वो पहले कलकत्ता के मेयर थे, फिर वो मुत्तहिदा बंगाल के प्राइम मिनिस्टर बने और वो अगर चाहते तो वो कलकत्ता में रहते। उनको बहुत ऑफर की गई कि आप पाकिस्तान ना जाएं, आप वहीं पे रह जाएं, लेकिन वो पाकिस्तान आए। फिर इसी तरह मोहम्मद अली बोगरा साहब हैं, वो टेक्नोक्रेट थे और उनकी पाकिस्तान में कोई सिफारिश नहीं थी, लेकिन वो वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुंच गए। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुआ 1958 में, जब सिकंदर मिर्ज़ा ने अयूब खान के साथ मिलकर मार्शल लॉ लगाया और फिर अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को फारग किया और फिर जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं और इस तरह के जो सियासी इब्नुल वक्त हैं, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई। आपको ये हमारी तारीख जो है वो बड़ी इस हवाले से हामिद मीर साहब, ताज़ा तरीन खबर हम तक पहुंची है। हामिद मीर साहब, बड़ी मुझे 2 दफ़ा आपको इंटरप्ट करना पड़ा, उसके लिए माजरत। 1958 तक 1958 तक पहुंच गए थे। मुकम्मल कर दूं आपके सवाल का। जी जी, देखें, हम अदालत ही पे आ जाते हैं। तो ये जो दौर था, जो 47 से लेकर 1958 तक का दौर था, इस दौर के बाद जब मार्शल लॉ आया तो उसमें फिर अदलिया का किरदार शुरू हुआ। तो पाकिस्तान के जो ईमानदार लोग थे, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उनका रास्ता रोकने में पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसने एक डिक्टेटर के साथ मिली भगत करके बहुत अहम किरदार अदा किया। और इसमें एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, एक तारीखी हकीकत है, बहुत से लोगों को नहीं पता। मैं वो हकीकत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि जनरल अयूब खान साहब जो हैं, उन्होंने जो जस्टिस मुनीर थे, चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, उनसे अपना मार्शल लॉ जो है उसकी इंडोर्समेंट करवाई थी नज़रिया ज़रूरत के तहत। ये सब जानते हैं कि जस्टिस मुनीर साहब जो हैं वो नज़रिया ज़रूरत के मौजूद थे, उन्होंने इसको ईजाद किया था। लेकिन उसके बाद फिर उनका किरदार क्या था? उसके बाद वो जस्टिस मुनीर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के बन गए वज़ीर कानून। अयूब खान ने उनको बना दिया वज़ीर कानून और उसके बाद अयूब खान साहब ने बकौल जस्टिस मुनीर के उनको असाइनमेंट दी। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि सदर पाकिस्तान असाइनमेंट दे रहा है वज़ीर कानून को कि ये जो बंगाली है ना कौमी असम्बली में, ये बहुत टटर करते हैं, हर वक्त शोर मचाते हैं कि हमें ये हक नहीं मिल रहा, हमें वो हक नहीं मिल रहा, हमें ये दे दो, हमारा ये राइट है, हमारा वो राइट है। तो जाइए जज साहब और जाके इनसे बात कीजिए कि या तो हमारी जान छोड़ो या कन्फेडरेशन कर लो, या अलहदगी इख्तियार करो पाकिस्तान से, या कन्फेडरेशन बना लो। तो वज़ीर कानून साहब जो हैं वो पहुँच गए और जाके एक बंगाली मिनिस्टर थे रमीजुद्दीन साहब, उनसे मुज़ाकरात किए। क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं? क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं कि भाई आप हमसे अलहदा हो जाएं, छोड़ दें पाकिस्तान। तो रमीजुद्दीन ने क्या जवाब दिया जस्टिस मुनीर को? उसने कहा कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द बंगाली पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, हमारी रेशो क्या है, तनासुब बताओ क्या है। उसने कहा 56% आप मेजॉरिटी हैं। तो उसने कहा वी आर दी मेजॉरिटी, वी आर पाकिस्तान। अगर तुम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते तो तुम पाकिस्तान छोड़ दो, हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे। और ये बात पता है कहाँ से मैंने आपको कोट किया है? ये जस्टिस मुनीर ने खुद किताब लिखी है, किताब का नाम है फ्रॉम जना टू ज़िया, और उसमें उन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 91 और 92 पे कि ये मैंने जनाब वारदात की थी, ये मैंने करतूत की थी अयूब खान के कहने पे कि मैंने 1962 में पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश की और पाकिस्तान जाके टूटा 1971 में। तो ये है वो मामलात जिसकी वजह से इन डिक्टेटरों ने करप्ट और इब्नुल वक्त जजों के साथ मिलके पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर तबाह किया और कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान जो है उसको आज इस तबाही के दहाने पे लेके आए हैं। लेकिन मैं अभी भी पुरुम्मीद हूँ इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेंगे इंशाअल्लाह। हम उम्मीद करते हैं। फिर हम बात करेंगे पंजाब का वजीर आला कौन। फैसला होने जा रहा है 7:30 बजे। वोटिंग हुई थी 22 जुलाई को और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसका 3 रुकनी मोहतरम बेंच, मुअज़्ज़ज़ बेंच, जिसमें जस्टिस उमर अताब बंदियाल चीफ जस्टिस साहब, इसके अलावा जस्टिस एजाज उल एहसन साहब और इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, 3 रुकनी मुअज़्ज़ज़ बेंच अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुनाएगा कि पंजाब का वजीर आला कौन होगा। हमजा शहबाज 2 बार वजारत का हलफ उठा चुके हैं और इस वक्त बतौर ट्रस्टी वजीर आला काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को एतराज़ है कि ट्रस्टी वजीर आला का कोई जिक्र आइन में नहीं मिलता। हम इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मुतवक्किल फैसला जो कि कुछ देर बाद आने वाला है। हमें पैनलिस्ट ने ज्वाइन किया है, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर
सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खान ज़ादा साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। इरशाद भट्टी साहब, आपको काफ़ी देर से हमारी इस गुफ्तगू में मौका नहीं मिला। मैं चाहूँगा कि आप अपना पॉइंट सामने रखें कि दोनों सूरतों में अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनते हैं तो आपको लगता है कि वो एक रवादारी की फ़ज़ा पैदा कर पाएंगे, तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे, क्योंकि ये नून लीग भी उन्हें एक दफ़ा वज़ीर आला बनाने पर तैयार हो गई थी। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। परवेज़ इलाही साहब गो के सियासत के एक बड़े मैकेनिक हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जहां हम पहुंच गए हैं वहां से मुझे नहीं लगता कि कोई वापसी होगी। और जो पीडीएम इत्तेहाद या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट कर चुकी है, वो परवेज़ इलाही साहब के साथ कैसे बैठेगी? और अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला बनते हैं तो वो कैसे बैठेंगे इनके साथ? ये बातचीत, ये सारे डरावे बहकावे, ये सारे चलते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुस्तकबिल करीब में ये कोई सबक सीखेंगे और बैठेंगे। और दूसरी बात मुझे फिर वो मेरे भाई शाहज़ेब साहब की याद आ रही। उन्होंने पिछले प्रोग्राम में मुझे कहा था कि डेमोक्रेट नवाज शरीफ ने सीखा ये, और डेमोक्रेट इमरान खान ने सीखा, डेमोक्रेट शहबाज शरीफ ने सीखा, डेमोक्रेट फलाने ने सीखा कि यानी ये डेमोक्रेट कहाँ से हैं? इनके साथ डेमोक्रेट लफ्ज़ लग सकता है क्या? इन सारों के माइंड सेट में डेमोक्रेसी है क्या? इनकी पार्टियों में डेमोक्रेसी है क्या? इनके फैसलों में डेमोक्रेसी है? अगर इनके कोई रत्ती भर भी डेमोक्रेसी होती तो आज हम इस हालत को ना पहुंचते। और ये जरदारी साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश है इस वक्त के बिलावल भुट्टो को सेरे सजें वजारत उज़्मा के, और नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा, और शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, और मरूसी सियासत दर सियासत ना ये डेमोक्रेट हैं। दुख ये है कि ये अगर ये होते ना डिक्टेटर, या मुझे डिक्टेटर वो परवेज़ मुशर्रफ की आखिरी तकरीर याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि हाथ उठाकर कि इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़। आज देख लें, सारे ही हम कह रहे हैं कि अल्लाह इस मुल्क की मदद कर और इस मुल्क पे रहम कर। तो वो ये डेमोक्रेट अगर होते तो ये कोई सीखते अपने चीज़ों से। ये आज ये अपोजिशन में और इनके चेहरे होते हैं, हुकूमत में और इनके चेहरे होते हैं, और ये कभी भी डेमोक्रेटिक थे ना ये बन सकते। इनको डेमोक्रेटिक समझना ऐसे ही है कि जैसे किकर के दरख्त को पानी और खादें देते रहे कि इस पर अंगूर लगेंगे, और जैसे पिशावर वाली बस में बैठकर कहना कि हम लाहौर पहुंच जाएंगे। ये नहीं है डेमोक्रेट। ये मुहावरा आपने जो दिया है ना, की पैदावार है, मिसाल आपने दी है भट्टी साहब, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब दिया करते थे। वो कहते थे कि ट्रेन में बैठकर अगर कराची की तरफ रुख हो और आप उम्मीद करें आप पिशावर पहुंच जाएं तो नहीं पहुंच पाएंगे। आपने वही मिसाल दे दी उनके खिलाफ बात करते हुए। हाँ, अभी मुझे 2-3 जुमले रहते हैं, ये सुन लीजिएगा बिल्कुल। अगर मेरा और परवेज़ मुशर्रफ साहब का दोनों का विजन एक ही हो गया है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती की अलामत है। अब आ जाइए इस पे कि जो शाहज़ेब साहब ने कहा नैब का मिसाल के तौर पर, ये नैब जो बाकी तरामीम थी उस पर तो मैं उनके साथ एग्री करता हूँ, मगर वो कह रहे थे कि नैब ने इस मुल्क की मईशत बर्बाद कर दी। ये हमें किसने बताया है? ये हमें इन्होंने बताया, नैब के मुलजमों और मुजरमों ने, कि नैब होगा तो हम नहीं चलेंगे। एहतसाब ब्यूरो नवाज शरीफ साहब ने बनाया, उसके बाद नैब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाया, उसके बाद इनको मौके मिले, दोनों को इन्होंने नैब ख़त्म नहीं किया क्योंकि दोनों को सूट करता था, फ्रेंडली लगे रहे। और इमरान खान के दौर में आके नैब बहुत बुरा हो गया क्योंकि वो फ्रेंडली नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक तरमीम है बैरून मुल्क से आया सबूत काबिल कबूल नहीं होगा। हो सकता है इसमें मैं कोई तरमीम गलत पढ़ जाऊँ, शाहज़ेब भाई की ज़्यादा मुझसे रिसर्च है, तो ये किस लिए होगा? इसका तो मुझे कैलबरी फाउंड का और समेत वो जो सारे सबूत हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मुलज़म की असासों की मनी ट्रेल देने की ज़िम्मेदारी ख़त्म, यानी अब हम किसी से नहीं पूछ सकेंगे कि भाई आपके पास ये कहाँ से आया। अब वो जेन्युइन हो गया कि मेरे असासे अगर ज़राए आमदन से ज़्यादा है, तुम्हें क्या? असासों की तारीफ तब्दील हो गई है कि इब्तिदाई तौर पर साबित करना होगा कि ये नाजायज़ आमदनी है, फिर उसके बाद आप एक इल्ज़ाम लगा के किसी को जेल में नहीं डाल सकते। कैसे साबित करना होगा? कैसे साबित करना होगा? कौन साबित करेगा इस मुआशरे में? और इरशाद भट्टी साहब, आपने जो कहा ना कि हमें सियासतदानों ने बताया नैब बुरी है। एक मिनट में मैं आपको माजरत के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने कहा कि हमें इन सियासतदानों ने बताया। नहीं, हमें सियासतदानों ने नहीं बताया। मैं बहुत बसद एहतराम अर्ज कर दूं कि पिछले 8-10 साल से हम कॉन्डक्ट नहीं देख रहे नैब का। हमने नहीं देखा कि चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म हो गई लेकिन वो अपना ओहदा छोड़ने पर तैयार नहीं हुए। एक दिन में
ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंडमेंट लाई गई, एक दिन में 36 बिल्स पास कराए गए और ताहयात उन्हें जनाब वहां पर चेयरमैनशिप दे दी गई। वो किसके लिए लाई गई थी अमेंडमेंट? मतलब हमने कॉन्डक्ट भी तो देखना है, हम सहाफ़ी हैं, हमें खुद भी तो देखना है। भट्टी साहब, ये नहीं हो सकता हमें इन सियासतदानों ने नहीं बताया? नहीं भाईजान, नहीं आप मैं इस पे भी बात आता हूँ। अच्छा, असासों की तारीफ बदल गई, काबीना, एक्निक, ब्यूरोक्रेसी, रेगुलेटरी अथॉरिटी के हर फैसले को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। मतलब कि अब तो ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई नहीं कर सकते ना शुगर कमीशन, ना कुछ, क्योंकि सारों ने यानी जो भी फ़ैसला करे वो दौरान तफ्तीश मुल्ज़म असासे फ़रोख्त कर सकेगा। अच्छा, बेनामीदार की तारीफ बदल दी गई, अपने बीवी, बच्चों, करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बनाई जा सकती हैं। नैब को सदर की बजाय वजारत दाखिला के मतहत कर दिया गया और सरकारी ओहदेदारों के साथ मिलकर करप्शन करने वाले आम शहरियों के नाम मुकदमात से खारिज। 1 जनवरी यानी और 99 कर ले या 85 कर ले, वहाँ से है मनी लॉन्ड्रिंग नैब के दायरा से बाहर। एक खबर मेरे पास आ गई है, मुझसे इकरार किया जा रहा है कि खबर मैं अपने नाज़रीन तक पहुंचा दूं। हमारे साथ एक बार फिर पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे और अब शाहजेब आपकी जानिब आएंगे। आप ये बताइएगा कि अगर परवेज़ इलाही साहब को मौका मिलता है तो आपको लगता है कि अपनी सियासी बसीरत से वो एक जोड़ने का माहौल पैदा कर सकेंगे? देखिए, अब ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब का फैसला क्या वो होगा जो इमरान खान साहब का फैसला होगा, क्योंकि इसमें सवाल ये डिपेंड करता है कि खान साहब क्या चाहते हैं। क्या वो इलेक्शन का रास्ता हमवार करने के लिए परवेज़ इलाही से और महमूद खान साहब से कहेंगे कि असेंबलियाँ तोड़ दो, मगर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ी हो, जहाँ हुकूमत मिली है वहाँ उन्होंने की है, या फिर वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत रखेंगे और उस हुकूमत को रखते हुए चाहेंगे कि हुकूमती इत्तेहादियों से रब्ता करके मरकज़ी हुकूमत को गिराया जाए और मेरे पास ये दोनों हुकूमत रहें और ये हुकूमत होते हुए मरकज़ के इलेक्शन कराए जाएँ। ये खान साहब की स्ट्रेटजी क्या होगी ये देखने की होगी। और भट्टी साहब ने मेरा ख्याल है मेरा अगर जवाब पूरा सुना था, क्योंकि उस पर कमेंट कर रहे थे, तो मैंने तो किसी मुल्जिम को कोट ही नहीं किया। मैंने बताया कि शेख रशीद ने कहा कि ML1 पर काम नहीं हो सका क्योंकि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है नैब के डर की वजह से। मैंने बताया कि असद उमर ने कहा कि पूरी मशीनरी फ्रीज हो गई है, PSDP नहीं हम कर पा रहे बल्कि दूसरे भी मामला नहीं कर पा रहे नैब के खौफ की वजह से। मैंने बताया कि शौकत तरीन साहब ने कहा कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है और मैंने तनकीद की थी तो मुझे भी नैब ने नोटिस भेज दिया था। मैंने उन्हें बताया कि हमाद अजहर ने कहा कि हम टर्मिनल की सरप्लस कैपेसिटी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे क्योंकि नैब का ऑर्डर मौजूद है। मैंने उन्हें बताया कि इमरान खान ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है, नैब का ऐसा कंडक्ट नहीं होना चाहिए। और एक गुज़िश्ता रमज़ान में एक मीटिंग हुई थी, मेरा ख्याल है उसमें भट्टी साहब भी मौजूद थे, उसमें आर्मी चीफ ने भी कहा कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते हैं, मईशत का इस वक्त भत्ता बैठा हुआ है क्योंकि नैब के डर की वजह से ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते हैं। तो ये सारे के सारे मामला उन लोगों की तरफ से कहे गए थे। जो चीज़ें उन्होंने सवालात उठाए भट्टी साहब ने, ये सवालात तो हमने वज़ीर कानून के आगे रखे थे जिन 1-2 तरामीम की वो बात कर रहे हैं और उस पर सख्त सवालात हम अपने प्रोग्राम्स में भी उठा चुके हैं। मगर जो दूसरी बात वो कर रहे हैं कि जी ये जो जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें हैं, देखें जैसे 90 की दिहाई की जो IJI के तहत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, उसे आप जितना जमहूरी कह सकते हैं उतना ही 2018 में आने वाले जो हाइब्रिड निज़ाम था इमरान खान साहब के तहत उसको उतना ही जमहूरी कह सकते हैं। जो 90 में गलत हुआ था वो 2018 में भी हुआ था। अब इसकी जिम्मेदारी ज़ाहिर सियासतदानों पर है, आप सियासतदानों से नहीं ले सकते। मगर चलें फिर इस बात पर कंसेंसस कर लेते हैं कि इस मुल्क में जिसके पास जितनी ताकत है उसकी उतनी ही जिम्मेदारी है इस मुल्क को बेड़ा गर्क करने की। अब ताकत ज़्यादा किसके पास है ये भट्टी साहब को भी पता है, ये मुझे भी पता है। अब भट्टी साहब ना कहना चाहें तो ना कहना चाहें तो उस ताकत के वजह से उसे क्रिटिसाइज़ कर ले जिसके पास ज़्यादा ताकत है, या फिर जमहूरियत को तनकीद कर ले। मैं दिन में भी ये बात कह रहा था कि जितनी ताकतवर जमहूरियत है उसको उतना ही क्रिटिसाइज़ करें। ये नहीं हो सकता कि आप जमहूरियत के हाथ बांध दें और फिर जमहूरियत के पाँव तोड़ दें और कहें कि जमहूरियत चलती नहीं है, ये कैसी जमहूरियत है, जमहूरियत काम नहीं करती है, हाथ बांधे हुए हैं आपने, ये कैसी जमहूरियत है। उसके मुँह पर कालक मलें, उसको इख्तियार ना दें और कहें कि जमहूरियत खूबसूरत नहीं है। तो जमहूरियत को फिर पावरफुल भी होने दीजिए ना, जिसके पास जितनी ताकत है, वरना उसको उतनी जिम्मेदारी दे दें और सियासतदानों को भी उतनी जिम्मेदारी दे देते हैं। वरना फिर आप जब जमहूरियत को बुरा कहते हैं तो उसको उतना ही बुरा कहिए जितनी आपने उसको ताकत दी है। उसे खूबसूरती की तवक्को ना कीजिए जब आप उसके मुंह पर कालक मलते रहे हैं और ताकतवर जो इदारे हैं वो मलते रहे हैं। ताकत के हिसाब से तयन कर लेते हैं कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है इस मुल्क में। ठीक है हामिद मीर साहब आपकी जानिब आएंगे। आप खासे ऑप्टिमिस्टिक हैं, अभी आपने बयान सुना। मेरा आपने जवाब पूरा सुना ही नहीं था। मैं आपको मौका देता हूं, मैं हामिद मीर साहब के बाद वापस आता हूं क्योंकि हामिद मीर साहब को बहुत देर से मौका नहीं मिला। मैं चाहूँगा उनका कमेंट आ जाए, फिर जब आपका कमेंट के लिए वापस आऊँगा आप अपनी गुफ्तगू ऐड कर दीजिएगा। हामिद मीर साहब, परवेज़ खटक साहब का बयान आपने सुना,
कोई नर्म मुदाखलत के हमें इशारे नहीं मिले। हम सियासी लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही, हालात बिगड़ रहे हैं, संभाल नहीं सकेंगे, बेहतर है अवाम को फैसला करने दें, हमारा मुतालिबा है इलेक्शन कराएं। वजी साहब, ये परवेज़ खटक साहब की जो गुफ्तगू है, ये कुछ सहाफ़ियों के साथ उनके सवाल जवाब हैं, तो उनकी गुफ्तगू की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि वो वज़ीर दफ़ा थे। और इसके अलावा एक जो नुक्ता है वो बड़ा अहम है कि परवेज़ खटक साहब ही के ज़रिए इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिनों में एक सॉफ्ट इंटरवेंशन करवाई गई थी। अब उसमें जो इनिशिएटिव था वो हमारी इतला के मुताबिक वो इमरान खान साहब का था। उनके बिहाफ पे परवेज़ खटक साहब जो हैं वो आर्मी चीफ़ के पास गए थे और उनसे कहा था कि आप पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है इससे बातचीत करें और इनसे कहें कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें तो हम असम्बली तोड़ देंगे और नया इलेक्शन हो जाएगा। तो शुरू में तो उन्होंने इनको यही बताया कि ये हमारा काम नहीं है, हम आइन के मुताबिक किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आइन से मावरा बात है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपसे कह रहे हैं। तो फिर जब परवेज़ खटक साहब ने बार बार जब मीटिंग करवाई, उन्होंने 2 मीटिंग्स करवाई, उन मीटिंग्स में बहुत डिटेल्स डिस्कशन हुई इमरान खान साहब की और आर्मी चीफ़ की। फिर आर्मी चीफ़ और डीजी ISI जो हैं उन्होंने उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसके रहनुमाओं से मुलाकात की। उसमें शहबाज शरीफ साहब थे, आसिफ जरदारी साहब थे, अख्तर मैंगल साहब थे, बाकी लोग थे, वो तमाम लोग जो तहरीक अदम एतमाद लेके आए थे। और उनसे कहा जी कि हम मैसेंजर के तौर पे आए हैं, ये हमारा काम नहीं है, हम मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन हमें ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मैसेज दिया गया, हम आपके पास सिर्फ मैसेज लेके आए हैं। तो उन्होंने मैसेज दिया और जो जवाब मिला वो ये था कि हम तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं लेंगे, और वो वापस चले गए। तो उसके बाद फिर एक कंट्रोवर्सी ये शुरू हुई कि इमरान खान साहब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जी कि मैंने तो नहीं कहा था, वो खुद आए थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो परवेज़ खटक साहब जो हैं शायद उन्होंने बात की थी। तो इस लिहाज से परवेज़ खटक साहब जो हैं वो अगर ये कह रहे हैं कि नरम मुदाखलत के कोई इशारे नहीं मिले, तो नरम मुदाखलत अगर हुई होती तो इनको ज़रूर पता होता, क्योंकि पहले भी नरम मुदाखलत जो है वो इन्हीं के ज़रिए हुई थी और इनके कहने पे हुई थी और उसका कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकला था। एक संजीदा सवाल यहाँ पैदा होता है। वो संजीदा सवाल यह है कि इमरान खान ऑन रिकॉर्ड पहले इनकार करते रहे, फिर जब उन्हें क्रॉस क्वेश्चन किया गया उन्होंने कहा शायद मेरे दफ्तर से किसी ने रब्ता किया हो। तो आप बता रहे हैं कि इमरान खान बराह रास्त खुद भी इस नरम मुदाखलत के हामी थे और इनके इल्म में था, लेकिन इमरान खान ने बाद में से मानने से इनकार कर दिया। आज अगर आपके सामने असद उमर और दीगर सीनियर एलिमेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि हम बात करने पर, बैठने पर तैयार हैं और वो इमरान खान को भी राज़ी कर लेंगे, तो कल क्या इस बात की गारंटी है कि ये लोग मना पाएँ और इमरान खान इस बात का इकरार करें कि हाँ मैं तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ बैठने के लिए तैयार हूं? देखें, यही तो, इसीलिए तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूं ना कि पहले जो है वो PTI वाले जो हैं वो ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। और आज असद उमर साहब ने ये भी कहा कि जब आप किसी सियासतदान जब खुद बातचीत नहीं करते और किसी ज़रिए से बातचीत करते हैं तो फिर वो जो ज़रिया है वो मजबूत हो जाता है और सियासतदान कमज़ोर हो जाते हैं। तो मुझे लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अगर बातचीत का आगाज़ करेगी तो उन्होंने ये सजेस्ट भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट बार के लोग या कोई सहाफ़ी या कोई सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज साहिबान या सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं वो बीच में पड़ें और वो बातचीत कराएं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर ये परवेज़ खटक साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनके साथ किसी ने रब्ता नहीं किया नरम मुदाखलत के लिए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। एक और बात जो है वो मुझे अब याद आ रही है, असद उमर साहब ने ये कहा कि हम अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनके साथ हर इशू पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा इशू है कि जिस पे हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, हम उस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी पाकिस्तान के तमाम इशूज़ पे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और मेरा ख्याल है कि इसमें मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर कि नैब का मामला या अकाउंटेबिलिटी का मामला ऐसा है जिस पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पोजीशन जो है वो गैर लचकदार है। बाकी हर मामले पे वो बातचीत कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा, पूछा कि ज़ामिन कौन होगा, अगर बातचीत शुरू होती है तो फिर तहरीक इंसाफ जो बात करेगी उस पर कायम कैसे रहेगी, तो इसमें ज़ामिन तो वही लोग होंगे जिनको आज सजेस्ट किया गया कि या तो सिविल सोसाइटी के लोग हों या बार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट हो जाएं या सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज साहिबान हो जाएं, कोई भी हो जाए, लेकिन वो लोग हों जो कि सिविलियन लोग हैं। अगर वही इस मामले को हल कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और जैसे कि सदर पाकिस्तान ने भी आज हमें कहा कि अगर स्टेक होल्डर्स राज़ी हो जाएं
तो हम प्रेसिडेंट हाउस में भी ये बातचीत करवाने के लिए तैयार हैं। अच्छा हामिद मीर साहब, आज हमने देखा कि जब फुल कोर्ट वाला मामला था तो ये सिर्फ पीडीएम इत्तेहाद की जानिब से नहीं उठाया गया था, बल्कि न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हालिया सदर एहसन भून साहब 5 साबिक सदूर की जानिब से मामला उठाया गया, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की जानिब से मामला उठाया गया, बहुत बड़ी लीगल फ्रेटर्निटी थी जिनकी जानिब से ये मामला उठाया गया। और इस मामले को आप बेंच और बार के रिश्ते की खूबसूरती को समझते हैं, और उसके बावजूद बार का इतनी बड़ी तादाद में गो उसमें मुतजाद राय मौजूद थी। बाज़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान ऐसे थे जो चाहते थे कि नहीं फुल कोर्ट ना बने और फैसला ऐसे ही हो, लेकिन एक बड़ी लीगल फ्रेटर्निटी बार से जो ताल्लुक़ रखती है उसका मुतालबा था कि फुल बेंच फुल कोर्ट बने। तो आप नहीं समझते कि इस वक्त लीगल फ्रेटर्निटी भी बार भी डिवाइडेड है? देखिए ये तो हमेशा से जो है पाकिस्तान में जो जब भी कोई इस तरह का इशू होता है तो उसमें जो लीगल जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो हमेशा से जो हैं वो इसमें डिवाइडेड रहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो एक तरफ होते हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जब इवन जब 2007 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आइन मुअत्तल किया था और जजेस को गिरफ्तार कर लिया गया था और उस वक्त जजेस की बहाली के लिए एक तहरीक चली थी, तो उस वक्त भी बार एसोसिएशनों में एक ऐसा तबका पैदा कर लिया गया था जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एतजाज़ हसन और अली अहमद कुर्द और इन सब के वो मौक़िफ़ की तायद नहीं कर रहा था, बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हो गया था, वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़ा हो गया था। तो ये कोई गैर मामूली वाक़या नहीं है। जब भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो दूसरी साइड पे जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमने ये देखा है कि पाकिस्तान का जो आइन है, 1973 का आइन है, इसको कई दफ़ा मुअत्तल किया गया है और पाकिस्तान की जो वकला बरादरी है वो हमेशा उनकी जो अक्सरियत होती है वो इस आइन की बहाली के लिए तहरीक चलाती है, वो आइन के साथ खड़ी होती है। 1977 में आइन को तोड़ा गया, लेकिन ये आइन बहाल हुआ। फिर 1999 में इस आइन को तोड़ा गया, ये फिर आइन बहाल हो गया। 2007 में इसको मुअत्तल किया गया, ये फिर बहाल हो गया। तो वो लोग जो आइन की बजाय दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए थे वो हमेशा नाकाम हुए हैं, और जो लोग आइन के साथ खड़े होते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। ठीक है शाहज़ेब, आपने आइडिया सुना जो कि हामिद मीर साहब ने फ्लोट किया, जो उन्हें असद उमर ने बताया कि अगर बार के मेंबरान मीडिया कोशिश करे तो एक स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक फोरम पर बिठाया जा सकता है। तो आप कोशिश करने पर तैयार हैं, अपना हिस्सा डालने पर तैयार हैं? आपको लगता है बार भी कोशिश करेगी? देखिए सियासी जमातों को खुद फैसला करना है कि कोशिश किसी की करने की मुझे नहीं पता कि क्या ज़रूरत है। सियासी जमातें हैं, इमरान खान साहब अगर फैसला कर लें कि उन्होंने साथ बैठना है और कुछ अपनी पोजीशन में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी फैसला करना चाहिए कि जी ठीक है, हम हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इदारे जो ताकतवर इदारे हैं वो फैसला करें कि वो किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे, किसी एक तरफ नहीं जाएंगे और किसी दूसरी तरफ कोई कुछ ऐसा नहीं कर रहे होंगे जिसकी वजह से डिस्टेबलाइजेशन आए। तो सियासी जमातें खुद इस काबिल हैं कि वो फैसला कर सकें। मीडिया, सहाफ़ी, ज़ाहिर है वो ऑब्जर्वर्स हैं, वो उस चीज़ सिचुएशन पर कमेंट कर सकते हैं, सिचुएशन को रिपोर्ट कर सकते हैं। सियासी जमातें मेरा ख्याल है बहुत समझदार हैं हमारी। इस पोलराइजेशन के एनवायरनमेंट में भी अगर वो खुद फैसला करते हैं, और उन्हें करना चाहिए मिल बैठकर, और कुछ बुनियादी चीज़ें जिनकी हम इस ट्रांसमिशन में मुसलसल जिक्र करते आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लाजमी है। मगर देखें अभी मसला ये है कि जो फैसला आना है इसने इस बात का फैसला करना है कि सियासी जमातें बैठेंगी या नहीं बैठेंगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर फैसला ये आ गया कि इख्तियार तो पार्टी लीडर ही का है मगर कम्युनिकेट नहीं किया गया था पार्लिमानी रहनुमाओं को, तो उसके नतीजे में क्या होगा? परवेज़ इलाही साहब स्टेबिलिटी से तो नहीं रह पाएंगे। अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उसके बाद ये कह दिया कि जी अगर कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आ रही है तो उसमें मेरे जो अराकीन हैं वो मेरी पासदारी करें और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना दें, तो परवेज़ इलाही साहब चंद हफ्ते से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, चंद दिन से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, तो हम डिस्टेबिलिटी ही की तरफ जाएंगे। तो अभी तो ये जो फैसला है ये बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन करेगा। अगर ये फैसला कह देता है कि पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार है, पार्टी के लीडर का कोई इख्तियार नहीं है, तो कल को कौमी असम्बली में क्या होगा? इमरान खान साहब अगर कल को सदर कहते हैं शहबाज शरीफ साहब से कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी पार्टी ने वोट नहीं देना है, मगर क्या फिर फैसला क्योंकि पार्टी के सरबराह का नहीं चलेगा तो क्या राजा रियाज का चलेगा? क्योंकि पार्लियामेंट में तो वो है, पार्लिमानी पार्टी की सरबराही तो वो कर रहे हैं, तो फिर क्या उनका फैसला चलेगा? और फिर हमारे पार्लिमानी निज़ाम में और मुख्तलिफ सूबों में 2-2 अराकीन और 3-3 अराकीन वाली पार्टियां भी हैं, और इस वक्त जो थिन मेजॉरिटी है हुकूमत की उसमें तो वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। तो उसके बाद पार्टी
पार्टी सरबराह के तौर पर नहीं फैसले होंगे, पार्लिमानी पार्टी फैसला किया करेगी, तो कोई भी हुकूमत टिक पाएगी। जो मनूवरिंग है वो किस हद तक होगी, किस हद तक फिर जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसका मजीद सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ऐसे सवालात हैं जिनका फैसला और जिनका तयन खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला करेगा। उस फैसले के बाद पता चलेगा कि हमारी सियासी जमातें एक साथ बैठ सकती है, नहीं बैठ सकती है, मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, नहीं आएगा। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, आपकी जाने बातें हैं, बात हो रही है पोलराइजेशन की, तो मीडिया भी पोलराइज हुआ है, दो अलग एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। सोशल मीडिया का तो ना ही पूछें, वहां पर तो हर तरह के तीर और खंजर और तलवारें चल रही हैं। लेकिन मीडिया के अगर रोल की बात करें तो आप समझते हैं कि इस वक्त इफ़हाम और तफहीम की फ़ज़ा कायम करने में मीडिया रोल प्ले कर सकता है? तमाम स्टेक होल्डर्स, पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स, मैं बार बार पोलिटिकल पर जोर देकर कह रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पर बैठ जाएं और इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल हल करें। पहली बात तो यह है कि परवेज़ खटक साहब के बयान को संजीदा ना लें, क्योंकि नरम क्या अगर हार्ड मुदाखलत भी हो और इनके हक़ में हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूल कर लेंगे। ये सारी बातें हैं बहुत सुन कर कान पक गए हैं हमारे कि हम ये हैं तो हम वो हैं, हम इतने हुर्रियत पसंद हैं तो हम फलाना है फलाना है। दूसरी बात यह कोई मीडिया किरदार अदा नहीं कर सकता, मीडिया तकसीम हो गया, मीडिया और अनफॉर्चुनेटली मुझ समेत हम सारे नफ़रत को हवा दे रहे हैं। हम एक अपनी अपनी पोजीशनों में अपने अपने नैरेटिव के कैदी हो गए हैं।